हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्लास 12th एनसीईआरटी का एक चैप्टर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर और कई बार सवाल पूछे जाते हैं, तो इसका रैपिड रिवीजन हम लोग करेंगे। और इसके रैपिड रिवीजन में हम लोग बहुत ज़्यादा लिखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। जब आप हमें सुने तो आप एनसीईआरटी लेके बैठे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। एनसीईआरटी में सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन बहुत तेजी से आप तक मैं इसे पहुँचाऊँ। उसके लिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का मतलब ही है कि ह्यूमन के फायदे के लिए जो माइक्रोब है उनको हमें स्टडी करना है। तो अगर मैं बात करूं ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे फायदे के लिए हैं, वो कौन कौन से हैं, डायरेक्ट मैं बात करता हूं। बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं बेटा जो हमें एसिड देते हैं। बोले जैसे यहां पर अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपने नाम सुना होगा लैक्टिक एसिड का, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है एसिटिक एसिड, और इसके अलावा मैं तीसरे नंबर पे बात कर सकता हूं ब्यूटाइलिक एसिड। ब्यूटाइलिक एसिड, इसके अलावा मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ सिट्रिक एसिड, यहाँ पर सिट्रिक एसिड आ सकता है। इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ एक एल्कोहल आएगा जिसे इथेनॉल बोल सकते हैं, तो ये भी आएगा। तो आप बताओ ये सारे के सारे एसिड हमें किन हमारे चैप्टर में केवल यही देखना है, हमारे फायदे की बात होनी चाहिए और माइक्रोब्स उसके लिए कौन कौन से यूज होते हैं। जैसा आप जानते हैं लैक्टिक एसिड के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज होता है। एसिडिक एसिड के लिए यहाँ पे एसिडोबैक्टर एसिटाई यूज होता है, एसिडोबैक्टर एसिटाई, ओके। और ब्यूटाइलिक एसिड के लिए यहाँ पे क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, यहाँ पर आता है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। सिट्रिक एसिड के लिए जो आता है वो कौन आएगा, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, ओके। अगले नंबर पे बात करें इथेनॉल के लिए जो आता है वो आती है ईस्ट, और ईस्ट का जो नाम है वो बोला जाता है सैकरोमाइसीस सर्वाइसी, सैकरोमाइसीस सर्वाइसी। और सैकरोमाइसीस सर्वाइसी को एक नाम और देते हैं जिसे बेकर्स ईस्ट, क्योंकि इससे ब्रेड बनाया जाता है, या फिर इसे ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं क्योंकि इससे बेवरेजेस बनाए जाते हैं। तो इसका नाम बेकर्स ईस्ट या ब्रूअर्स ईस्ट भी बोला जाता है। तो लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इथेनॉल, ये सारे के सारे एसिड आ सकते हैं। इसके अलावा बोला जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें पूछा जाए तो बार बार पूछा जाता है सिट्रिक एसिड किससे मिलता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो ये हमारे फायदे की बात है, ये हमें मिलता है, और माइक्रोब्स हमारे लिए ये हैं। तो हमें फायदा और माइक्रोब दो ही चीजें देखनी है, ठीक है। एसिड के बाद हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, एक है एंजाइम्स, क्या बोलेंगे, एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स की अगर बात करें फटाफट तेजी से, तो सबसे पहला एक एंजाइम आता है लाइपेजेस, क्या बोलेंगे, लाइपेजेस, ठीक है। और दूसरे नंबर पे एक आता है पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, ठीक है। और तीसरे नंबर पे एक एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जिसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो डायरेक्ट मैं बात करता हूं कि आखिरकार किस किस काम में आते हैं ये। तो बात करें अगर लाइपेजेस की, तो लाइपेजेस का मतलब ऐसा एंजाइम जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और लिपिड का मतलब ये है कि ऑयल जो है वो भी डेरिवेटिव ऑफ द लिपिड है। तो जो लाइपेजेस है वो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, कहां डाइजेस्ट करेगा और कहां काम आएगा। तो मैं आपको बता दूं, कपड़े धुलने के लिए जो आप लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं उसके अंदर लाइपेजेस का यूज किया जाता है। डिटर्जेंट फॉर्मूले में, डिटर्जेंट को बनाने वाले फॉर्मूले में लाइपेजेस का यूज किया जाता है, और इसका मेन यूज है रिमूव द ऑयली स्टेन्स, तैलीय दाग व धब्बे जो कपड़ों पर लग जाते हैं। जो जैसे मान लीजिए आप कोई सब्जी वगैरह खा रहे हैं और आपके कपड़े पर गिर गई, तो जो ऑयली स्टेन्स हैं, तैलीय दाग व धब्बे हैं, उनके रिमूव करने के लिए लॉन्ड्री में यूज किए जाते हैं। रिमूव ऑयली स्टेन्स, ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पे इन लॉन्ड्री, तो लॉन्ड्री के अंदर ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने के लिए डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में भी यूज किया जाता है लाइपेजेस, ओके। अगले नंबर पे बात करते हैं बेटा पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। क्या है पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएज, जैसा आप जानते हैं पेक्टिनेजेस किसको डाइजेस्ट करेगा, पेक्टिन को। प्रोटीएजेस किसको करेगा, प्रोटीन को। पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस यहां पर बोला जाए तो सबसे पहले ये डाइजेस्ट करेंगे पेक्टिन और प्रोटीन को। और पेक्टिन और प्रोटीन की अगर बात करें तो ये पाए जाते हैं सेल वॉल ऑफ, यहाँ पे सेल वॉल ऑफ प्लांट में। अब सवाल
उसकी सेल वॉल में ये प्रेजेंट होगा तो उसको ये आसानी से डाइजेस्ट करेंगे। तो इसका जो एप्लीकेशन है, हमारे फायदे वाली बात है वो ये है कि आखिरकार पेक्टिनेजेस और प्रोटीजेस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। तो जैसा आप देखते होंगे कि हम लोग मार्केट से एक तो जूस खरीद के लाते हैं, मैंगो का, एप्पल का या किसी भी चीज का अगर हम मार्केट से जूस लाते हैं तो उसे बॉटल्ड जूस पैक रहता है बिल्कुल। लेकिन अगर हम घर पे बनाते हैं तो उसे होममेड जूस कह सकते हैं। जब आप होममेड जूस बनाते हैं तो उसके अंदर पेक्टिनेजेस और प्रोटीजेस का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर फाइबर्स लगातार प्रेजेंट होते हैं और वो बिल्कुल भी क्लियर और ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता। लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल है बॉटल जूस वो ज्यादा क्लियर और ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि उन पे अप्लाई किया जाता है पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस और वो प्लांट की सेल वॉल के कंटेंट पेक्टिन और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं। अगला जो आ रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी तरफ से, वो है क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेज। और स्ट्रेप्टोकाइनेज को देने वाला जो बैक्टीरिया है, यहां पर अगर बात की जाए तो बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। यहां पर किया आएगा स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया। क्या किया गया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया, मतलब इसमें मॉडिफिकेशन किया गया और जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके, मॉडिफिकेशन करके इसको इस काबिल बनाया गया कि ये हमें एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में दे सके। सवाल ये है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज का काम क्या है। स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज्ड एज ए क्लॉट बस्टर। यहां पर अगर पूछा जाए तो क्लॉट बस्टर की तरह यूज होता है। बोले कहां पर क्लॉट बस्टर की तरह यूज होता है, तो ये यूज किया जाता है, क्लॉट बस्टर की तरह उपयोग में लिया जाता है। कहां पर, इन द, यहां पे रिमूव क्लॉट्स। क्या बोलेंगे, रिमूव क्लॉट्स फ्रॉम, किससे, फ्रॉम ब्लड वेसल, फ्रॉम ब्लड वेसल, ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट ऑफ, ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट ऑफ मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, मतलब एमआई। तो एक होता है मायोकार्डियल इस्कीमिया और एक होता है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया के अंदर तो पार्शियल ब्लॉकेज होता है और ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस होती है और हाइपोक्सिया कंडीशन होता है, रिवर्सिबल कंडीशन में भी दोबारा आ सकता है। और साथ में अगर देखा जाए इंफ्राक्शन में तो कंप्लीट ब्लॉकेज होता है और कंप्लीट ब्लॉकेज के साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई ठप हो जाती है, ब्लड सप्लाई ठप हो जाती है, एनोक्सिया कंडीशन होता है, इरिवर्सिबल कंडीशन होता है। मायोकार्डियल इस्कीमिया आगे चल के एंजाइना पेक्टोरिस जैसा सिम्टम, जिसे एक्यूट चेस्ट पेन कहते हैं, वो देता है, जबकि मायोकार्डियल इंफ्राक्शन जो है वो हमेशा लीडिंग टू द हार्ट अटैक और यहाँ पे कार्डियक जो टिश्यू है उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मायोकार्डियल इस्कीमिया एंड मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर अच्छा, खास बात क्या है कि ये कब होगा मायोकार्डियल इंफ्राक्शन और इस्कीमिया, ये दोनों सीएडी हैं, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। कोरोनरी आर्टरी का मतलब क्या है, आर्टरी मतलब कि जो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाए, नहीं, इससे ज्यादा बेटर डेफिनेशन ये है कि जो हमेशा हार्ट से दूर जाए वो आर्टरी है। तो आप जानते हैं हार्ट की वॉल को जो ब्लड सप्लाई देती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, उसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। और अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाता है तो होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और वो दो प्रकार की होती है, पार्शियल ब्लॉकेज, कंप्लीट ब्लॉकेज। अगर पार्शियल है तो इस्कीमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया, और अगर कंप्लीट ब्लॉकेज है तो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। दैट इज ऑल अबाउट द एंजाइम्स। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे पास और क्या क्या काम के हैं। पहला तो हो गया एसिड, दूसरा हो गया एंजाइम्स। इसके अलावा एक आ रहा है बेटा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो ये क्या बताएंगे, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे लिविंग टेंडेंसी में या वाइटलिटी में लगातार डायरेक्टली इंटरफेयर करने में सक्षम हो, उन्हें बोलते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक्टिवली इंटरफेयर कर सकते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वाइटलिटी में, दैट इज कॉल्ड द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। चलिए, माइक्रोब पढ़ना है और हमारा फायदा पढ़ना है, तो सबसे पहला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है बेटा साइक्लोस्पोरिन ए। क्या बोलेंगे, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है भैया, यहाँ पे बात करेंगे, फ्री लिविंग फंजाई होती है। क्या होती है, फ्री लिविंग फंजाई, सब लिखा हुआ है, जिसे बोलते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम हमें क्या देगी, साइक्लोस्पोरिन ए। और इसे हम यूज कर सकते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरीके, किसमें, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग पेशेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग पेशेंट के लिए हम लोग यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल
कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का नाम है स्टैटिन, और जो हमें मिलता है ईस्ट से, और ईस्ट को फंजाई में बोलते हैं तो फंजाई बोल सकते हैं, और जो ईस्ट का नाम है वो है मोनास्कस परप्यूरियस। क्या बोलेंगे? मोनास्कस परप्यूरियस। और मोनास्कस परप्यूरियस जो है ये किस काम आता है? स्टैटिन देने के। और स्टैटिन किस काम आता है? बेसिकली जो स्टैटिन का काम है वो क्या होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टैटिन का जो काम है वो है ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट की तरफ उपयोग में लिया जाता है। ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट के तौर पे लिया जाता है, मतलब ब्लड में कोलेस्टेरॉल को कम करने का एक बढ़िया एजेंट है, ठीक है। कैसे करता है ये? बाई कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कर देता है, जिसकी वजह से कोलेस्टेरॉल बॉडी में बन ही नहीं पाता है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई एक सबस्ट्रेट है जो प्रोडक्ट के तौर पे हमें कोलेस्टेरॉल बना के देता है, और यहाँ पे एक एंजाइम लगता है, तो इस एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट जब जुड़ता होगा तभी ये प्रोडक्ट देता होगा। और प्रोडक्ट की अगर बात करें बेटा तो वो कौन है? कोलेस्टेरॉल मान लेते हैं, ठीक। ये रिएक्शन चलती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन की। बट जब हम स्टैटिन यहाँ पर दे देते हैं तो स्टैटिन क्या करता है? यहाँ सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है एंजाइम के एक्टिव साइट पे जुड़ने के लिए, और यहाँ पर जब हमने स्टैटिन दे दिया तो स्टैटिन जाके जुड़ जाता है किससे? एंजाइम के एक्टिव साइट से। तो आप बताओ सबस्ट्रेट स्टैटिन दोनों में कंपटीशन होगा जुड़ने के लिए, और ज्यादा अमाउंट में ये है कि ये जाके जुड़ जाएगा एक्टिव साइट पे, तो ये कभी भी सबस्ट्रेट इस पे जुड़ नहीं पाएगा। और ये इस पे अगर नहीं जुड़ पाएगा तो कभी भी कोलेस्टेरॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ब्लड के अंदर कोलेस्टेरॉल हमेशा लो होता चला जाएगा। तो हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में डायरेक्टली एक पढ़ा एसिड, और एसिड के बाद हम लोगों ने पढ़ा एंजाइम्स, और एंजाइम्स के बाद बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। लाइपेजेस, पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस के माइक्रोब्स एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, इसलिए हमने जानबूझ के डिस्कस नहीं किया है। तो आप ये पहला पार्ट देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, और अगली हेडिंग डायरेक्टली माइक्रोब्स और फायदे हम लोग